हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के इस फार्मेकोलॉजी वीडियो सीरीज में। आज के इस वीडियो सीरीज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रग यूज्ड इन यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। यानी जो कि आपका यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग अफेक्टिंग ऑन रास, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग अफेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है क्या। ठीक, तो इसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मेन जो क्रूशियल रोल होता है वो रेगुलेट करना बीपी को और फ्लूइड बैलेंस को बॉडी में बनाए रखना होता है। ठीक, यानी दो काम मेनली करता है बॉडी में, बीपी को रेगुलेट करता है और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक, और अगर आप कोई दवाई या कोई ड्रग्स जो टारगेट कर रहे हैं कि रास पे वर्क करें तो उसका मेन काम क्या होता है, या तो हाइपर टेंशन वाला पेशेंट होगा या तो हार्ट फेलियर वाला है तो सीकेडी। मेनली यही पेशेंट होते हैं जिनके लिए आपको रास के लिए दवाई देनी पड़ती है। ठीक, तो अब पहले देख लेते हैं कि रास सिस्टम है क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है क्या। ठीक, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क कब करता है, जब आपका जो ब्लड प्रेशर वो डाउन होता है और आपकी बॉडी फ्लूइड जो है वो भी डाउन होती है, तो वहाँ से आपका किडनी जो है वो रेनिन रिलीज करता है। ठीक, जो किडनी होता है वो रेनिन रिलीज करेगा और साथ ही साथ आपका लीवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करेगा। अब रेनिन क्या करता है, जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जब कन्वर्ट कर देगा तो उसके बाद एक चीज़ और होती है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो आगे चल के जो लंग्स है वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, ये लंग्स से रिलीज होगा और ये आपका वर्क करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे। ठीक, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे जब ये वर्क करेगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एड्रेनल ग्लैंड पे कार्य करेगी। ठीक, यानी एड्रेनल ग्लैंड पे जो एक्ट करेगी तो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगी। किस लिए, रिलीज करवाने के लिए एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, तो ये जब किडनी से जो एल्डोस्टेरॉन होता है एक एक्ट करेगा किडनी पे, यानी किडनी पे जाके वर्क करेगा और स्टिमुलेट करेगा के लिए, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन या आप NaCl और H2O के रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बीपी भी मैनेज हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है। ठीक, और साथ ही साथ आपका एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो डायरेक्टली भी वर्क करता है ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करने में, वैसो कंस्ट्रक्शन में। ठीक, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है डायरेक्ट भी वर्क करता है और ये एड्रिनल ग्लैंड के इनडायरेक्ट भी किडनी पे वर्क करता है। ठीक, यानी ये दो जगह पे वर्क करता है। तो आपको रास सिस्टम समझ में आ गया ना। जब बीपी आपका बॉडी फ्लूइड डाउन होगा तो किडनी पे वर्क करेगा, किडनी रेनिन रिलीज करेगी, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, और उसके बाद ACE इनहिबिटर आपका रिलीज होगा लंग्स में से, जो कि आपको टेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जो आपका सेकंड है वो एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करके एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरॉन आपका किडनी पे वर्क करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपका सबसे पहला ड्रग क्या आता है, तो आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी ACE इनहिबिटर। यानी जो ACE को इनहिबिट कर दे, इसको ही रोक दे, इसको कन्वर्ट करने से ही रोक दे। ठीक, तो यानी ये पहला एंजाइम आता है ACE इनहिबिटर। ठीक, ACE जो रिलीज हो रहा है लंग्स से उसको इनहिबिट कर दे। ठीक, तो इसके लिए देखते हैं अब ये एंजाइम क्या होता है, यानी ये ड्रग्स क्या होता है, ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो एक क्लास होता है ड्रग्स का जो कि आपका हाई बीपी हो जाए या हार्ट फेलियर के कंडीशन में यूज किया जाता है, जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, क्योंकि ACE जब रिलीज होगा तो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि आपका जो है बीपी इंक्रीज होने लगेगा। क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो ब्लड जो वैसो कंस्ट्रक्शन भी करवाता है, साथ ही साथ एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करके आपका जो है एल्डोस्टेरॉन भी निकलेगा जो कि आपका किडनी पे वर्क करेगा। ठीक, जो कि स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो रीअब्जॉर्प्शन होगा जब तो आपका बीपी और बढ़ेगा, इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए आपका ACE इनहिबिटर वर्क करता है। ठीक, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया ना कि हाई बीपी होने के या हार्ट फेलियर के कंडीशन में आपको ACE इनहिबिटर दिया जाता है। ठीक, अब ACE इनहिबिटर क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक, यानी इसका एक्शन करने का मैकेनिज्म क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो सिंपल सी बात आपको समझा दिया गया है कि जो ACE
एंजाइम होता है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, आपका क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये उसी को ब्लॉक कर देगा, ये जो कन्वर्जन है उसी को ब्लॉक कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये वासो कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, ठीक। इसमें जो पोटेंशियल होता है वासो कॉन्ट्रैक्शन का होता है, जिससे कि बीपी लो रहता है, ठीक। यानी कि मेन काम इसका ये है इनहिबिट करना और वासो कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ठीक। यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से बचा लेता है, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ ही गया कि ये ब्लॉक कर देता है, ठीक। इसके बाद एग्जांपल आता है, एग्जांपल वही होता है जिसके लास्ट में इसके सफिक्स में प्रिल आता है, जैसे कि इनालाप्रिल हो गया, लाइसेनोप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया, ये सब ओरल में दिए जाते हैं। इनका स्टार्टिंग डोज और मेंटेनेंस डोज दोनों दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इसके अनुसार भी डॉक्टर अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ा डोज हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल डोज जो है यही है, ठीक। नॉर्मली यही दिया जाता है। अब इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन का मतलब है कि किस किस कंडीशन में आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्राइमरली जो ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया हाइपरटेंशन, यानी ब्लड बीपी आपका बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक, उस कंडीशन में दिया जाएगा। हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है, ठीक। अगर आपको रिस्क है हार्ट अटैक आने का तो उसको कम करने के लिए दिया जाएगा, ठीक। और अदर सीबी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हैं उनको कम करने के लिए उस या उस अगर वो हाई रिस्क पे है, यानी उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए, ठीक। यानी मेनली आपका ये हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन अदर सीकेडी वगैरह में भी या कोई भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट या डिजीज होने वाला है या रिस्क है उसका होने का, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है कि कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक। यानी हुआ नहीं है लेकिन होने का कंडीशन अगर है बन रहा है तो उसमें भी दिया जा सकता है, अगर पेशेंट हाई रिस्क पे है तो, ठीक। अब कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस किस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। अगर उसको एलर्जी है तो नहीं दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, मेनली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता, ठीक। फर्स्ट में सोच सकते हैं लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया जाता, ठीक। इसके बाद अगर सीवियर किडनी डिजीज है कोई तो नहीं दिया जाएगा, ठीक। और अगर हिस्ट्री है एंजियो एडमा का, एंजियो एडमा क्या होता है, आपका स्वेलिंग हो जाता है डीपर लेयर ऑफ द स्किन पे, ठीक। यानी स्किन के डीपर लेयर में आपका स्वेलिंग हो जाता है तो उसको एंजियो एडमा कहता है, ठीक। ये एक एलर्जी होता है, हिस्ट्री कुछ पेशेंट को होती है, ठीक। तो प्रीवियस यूज आप एसी के जो हिस्ट्री होगी उसके आधार पे इसको देखा जाएगा, उस पेशेंट से पूछा जाएगा। अगर पेशेंट बताएगा कि हाँ इस तरह के दवाई खाने पे हमको स्वेलिंग होती है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो ये देखा जा सकता है या इसका एलर्जी टेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक। तो एंजियोएडमा के कंडीशन में भी नहीं दिया जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, यानी अगर इसके साथ कोई और दवाई दी जाती है तो वो क्या इफेक्ट करेगा, इसी को ड्रग इंट्रैक्शन कहते हैं। यानी इसके साथ एक्ट का इफेक्ट क्या शो करेगा, यानी मान लीजिए हम एसी इनहिबिटर दे रहे हैं उसके साथ पैरासीटामॉल दे दिए, ठीक। तो वो क्या करेगा, ठीक। यही होता है ड्रग इंट्रैक्शन, यानी उसका बढ़ा देगा घटा देगा उसके एक्शन को, या तो कोई साइड इफेक्ट शो करेगा, कोई टॉक्सिसिटी शो कर देगा, ठीक। कोई दिक्कत हो सकती है, ये सब चीज़ें ड्रग इंट्रैक्शन में आती है। यानी कोई दवाई के साथ कौन सी दवाई देने पर उसका इफेक्ट क्या होगा, दोनों का मिक्स इफेक्ट क्या होगा, ये ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ठीक। पोटेशियम स्पारिन डाययूरेटिक्स दिया जाता है, ठीक। ये डाययूरेटिक्स में का एक टाइप है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ ब्लड पोटेशियम लेवल, ठीक। यानी हाइपर कैलेमिया हो सकता है, यानी कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, हाई ब्लड पोटेशियम लेवल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको पोटेशियम स्पारिन डाययूरेटिक्स के साथ देने से इसको बचना चाहिए, ठीक। और एनसेड यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, अगर इनको दे दिया जाए इसके साथ में तो ये रिड्यूस कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ एसी को, यानी एसी जो आपका काम करने वाला है उसका इफेक्ट को कम कर देगा। सब एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक, लो बीपी कर देगा। एक तो एसी इनहिबिटर आपका बीपी पहले से लो कर रहा है, ठीक। इसके साथ एंटी हाइपरटेंसिव और ड्रग्स दे देंगे तो आपका बीपी और लो हो जाएगा, जिससे कि लाइफ जान जाने का भी खतरा हो सकता है, ठीक। यानी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसका, ड्राई कफ हो सकता है, ठीक, परसिस्टेंट लगातार आपको ड्राई कफ हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, ठीक। इतने कंडीशन आपको आ सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो करने के लिए दिया जा रहा है तो साइड इफेक्ट में लो बीपी हो सकता है अगर लगातार ज़्यादा दिनों तक यूज किया जा रहा है, ठीक। एडवर्स इफेक्ट में क्या आ रहा है, किडनी डिस्फंक्शन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन यानी एंजियोएडमा हो सकता है, ठीक। यानी टॉक्सिसिटी में एंजियोएडमा भी उसको हो सकता है, ठीक। और न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, यानी WBC सेल काउंट है वो भी डिक्रीज हो सकता है इसके, अगर आपका गलत इफेक्ट या लंबे समय तक यूज किया जा रहा है तो इससे आपको हो सकता है न्यूट्रोपेनिया भी, ठीक। तो ये पहला ड्रग आपका हो गया
पहला क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी जो आपका ACE रिलीज हो रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, इसी को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड को में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो आगे का एक्शन ही नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी किडनी पर एक्ट ही नहीं होगा और रीअब्जॉर्प्शन आपका स्टूमुलेट नहीं होगा, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन तेज नहीं होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका बीपी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये कब किया जाता है, आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन में ज़्यादातर दिया जाता है, ठीक, यानी हाई बीपी के कंडीशन में दिया जाता है। अब इसके बाद सेकंड ड्रग आपका जो आता है वो आता है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, थे, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसका रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके रिसेप्ट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक। मेडिसिन की क्लास होती है जो कि ट्रीट करने में यूज किया जाता है हाइपरटेंशन, जब बीपी आपकी इंक्रीज हुई है उस कंडीशन में दिया जाता है, और सर्टेन हार्ट कंडीशन में दिया जाता है, ठीक। कुछ कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक, ARBS जो होता है वो वर्क करता है ब्लॉक करके एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर टू रिड्यूस द बीपी एंड हार्ट वर्कलोड, ठीक, यानी हार्ट का जो वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस किया जाता है। ये कैसे करता है, ठीक, जो ARBS ब्लॉकर्स होता है, ARBS ब्लॉकर्स यानी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं कैसे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रास का मैकेनिज्म है इसमें देखेंगे आप लोग, ये देखिए ARBS एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ठीक, इसके जो रिसेप्टर होते हैं इसको ब्लॉक कर देता है। अब जब इसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, दो जगह का वर्क कट जाएगा, एक इधर का जो एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क कर रहा होता है ये भी कट जाता है, और दूसरा जो आपका ब्लड वेसल्स पे वर्क करके इसको नैरो करता है, ठीक, वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक, रिलैक्सेशन नहीं करता, कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे कि नैरोइंग होता है आपका ब्लड वेसल, और जब ब्लड वेसल नैरोइंग होगा तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक। तो प्रेशर बढ़ने से आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये कंडीशन कब आती है, रास वर्क कब करता है, जब आपका बीपी डाउन होता है, ठीक। तो ये आपका कब ये मेडिसिन दिया जाएगा, जब आपका बीपी हाई रहेगा, ठीक, तो आपको ये मेडिसिन दिया जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर ARBS जो दे दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये एड्रेनल पे जो कार्य कर रहा है ये नहीं करेगा। जब एड्रेनल पर कार्य नहीं करेगा तो इधर से जो आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होके, आपका एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होके ये जाता है इधर किडनी की तरफ, ये भी रुक जाएगा, ठीक, ये एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, और दूसरा यहाँ पे वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, वेसल्स भी नैरो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। तो यही दो काम ये करता है केवल बीपी को मेंटेन रखने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहाँ कहाँ वर्क करता है, एक आपका जो एंजियोटेंसिन सेकंड के बाद एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क कर रहा है वहाँ पे, और दूसरा आपका जो वैसो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ पे, दो जगह पे वर्क करेगा, ठीक। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो नैरो करता है ब्लड वेसल को और बीपी को इंक्रीज करता है, जिससे कि जब ब्लड वेसल कोई भी पतली नली रहेगी तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो यही करता है, और जिससे कि हार्ट का वर्कलोड, जब बीपी डिक्रीज होगा तो हार्ट का वर्कलोड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। यानी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर मैकेनिज्म क्या होता है इसका, बस उसको ब्लॉक कर देता है, उसके जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक। क्लास के ड्रग के लास्ट में जो है सार्टन वर्ड आता है, ठीक, लोसार्टन, लार्बेसार्टन और बेलसार्टन, ठीक। बेलसार्टन, लोसार्टन और लार्बेसार्टन तीन तरीके के ड्रग्स आते हैं, तीनों ओरल यूज किए जाते हैं, स्टार्टिंग डोज और मेंटेनेंस डोज यहाँ पे दिया हुआ आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये डोज होती है, ठीक, स्टार्टिंग में इसको थोड़ा कम डोज दिया जाता है, धीरे धीरे उसके डोज को बढ़ाया जाता है, पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका कितना रिकवरी हुआ है, डॉक्टर डिसाइड करता है, ठीक। अब इसका इंडिकेशन क्या होता है, मेनली हम लोगों को इंडिकेशन देखना है कि किस किस कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक। तो किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है, पहले तो बीपी डिक्रीज कर रहा है तो हाइपरटेंशन, यानी जब बीपी आपका इंक्रीज हो तो हार्ट फेलियर के कंडीशन में, सर्टेन किडनी कंडीशन, चाहे डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो होता है उसके कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक। और रिड्यूस रिस्क स्ट्रोक का रिस्क है, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज का पेशेंट है तो उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक। कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन में वही होता है कि इस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा ARB को, तो एलर्जी का कंडीशन हुआ, प्रेगनेंसी का कंडीशन हुआ, ठीक, एंजियोएडमा के कंडीशन में भी नहीं दिया जा सकता, ठीक। प्रेगनेंसी में देखिए सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली नहीं दिया जाता है, ठीक। और सीवियर किडनी डिजीज हुआ, CKD हुआ, क्रोनिक किडनी डिजीज, सीवियर किडनी डिजीज, तो इसमें नहीं दिया जाता, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, NSAID यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो आपका इफेक्ट को लो कर देते हैं, ठीक।
जो इफेक्ट है ड्रग का उसको रिड्यूस कर देता है। पोटेशियम स्पारिन डायूरेटिक्स आ गए तो ये इंक्रीज कर देंगे रिस्क का हाइपर कैलेमिया, ठीक, यानी हाइपर कैलेमिया हो सकता है क्योंकि पोटेशियम स्पारिन डायूरेटिक्स जो होते हैं वो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ये भी है वो भी है, तो आपका बीपी डिक्रीज हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, आपकी पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक। तो साइड इफेक्ट में क्या आ सकता है, डिजीनेस, हेडेक, फटीग और स्टमच अपसेट हो सकता है, ठीक है आपका। और एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी में ARB जो होता है वेल टॉलरेट होता है, जनरली शो नहीं करता आपका सीरियस एडवर्स इफेक्ट, ठीक। लेकिन कभी कभी हो जाता है तो इसमें किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है और हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी आपका बीपी ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है जिससे कि आपको हाइपोटेंशन भी हो सकता है। नर्सिंग रूल क्या है, पहले तो पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द डोज, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, उसका क्या क्या होने वाला, ठीक। और मॉनिटर उसका वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना है, अपना आँख उस पर रखना है, उसके साइड इफेक्ट कुछ भी दिखे तुरंत आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और इनकरेज करना है पेशेंट को रिपोर्टिंग एनी अनयूजुअल सिम्टम, यानी उसको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको इसके लिए रिपोर्टिंग करनी, साथ ही साथ उसको फॉलोअप के लिए भी बताना है, ठीक। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्या होता है, तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो है आपका जो डायरेक्ट किडनी से रेनिन रिलीज हो रहा है उसी को रोक देगा, ठीक, उसी को इनहिबिट कर देगा, ठीक। तो इस क्लास में आपके ड्रग्स देख ही लिए हैं कौन कौन से, इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ठीक। तो ये डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है रेनिन को जो कि आपका रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को और साथ ही साथ एंजियोटेंसिन सेकंड को, ठीक, यानी दोनों रुक जाएंगे। अब कैसे रुकेंगे ये देखिए आपको दिखाते हैं, ठीक। अब ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता था, ठीक। लेकिन जब ये रहेगा ही नहीं, ठीक, ये रहेगा ही नहीं तो आपका एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ तब ये सेकंड में भी नहीं कन्वर्ट होगा, यानी इधर से पूरा ब्लॉक होगा, यहीं तक स्टॉप हो गया, ठीक। तो यानी आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी चला जाएगा और एंजियोटेंसिन सेकंड भी चला जाएगा, ठीक। तो आपका ये पूरा काम रुक जाएगा, ये पूरा इधर का काम जो है वो रुक जाएगा, ठीक। इसके बाद का सारा काम रुक जाएगा, इधर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में नहीं कन्वर्ट होगा तो सेकंड में कहाँ से कन्वर्ट होगा, जब वो रहेगा ही नहीं, ठीक। तो इससे क्या होगा आपका जो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रक्शन कराता है वैसो डायलेशन होने लगा, जिससे आपका बीपी जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक। वैसो डायलेशन भी होगा और यहाँ से आपके जो है स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो NaCl का और H2O का, तो इससे भी आपका जो ब्लड वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज होगा, ठीक, जिससे कि आपका जो है रेनिन इनहिबिटर का वर्क करेगा और आपका बीपी डिक्रीज होगा, ठीक। तो अगर बीपी ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, जब ये इनहिबिट कर देगा तो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड दोनों घट जाएगा, उसका प्रोडक्शन घट जाएगा और लीडिंग करेगा वैसोडाइलेशन का और डिक्रीज होगा बीपी डिक्रीज होगा तो किस कंडीशन में दिया जा सकता है, यानी इसका इंडिकेशन क्या है, मेनली हाइपर टेंशन में, ठीक। साथ ही साथ MI की कंडीशन में और क्रोनिक हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक। और कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या क्या है, सबसे पहला तो एलर्जी है, ठीक, एलर्जी होगा तो नहीं दिया जाएगा, यानी इसमें अवॉइड करना होता है, ठीक। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें अवॉइड करना होता है, ठीक। एंजियोएडमा हिस्ट्री है, ठीक, प्रेगनेंसी है, डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है या अदर हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं तो उसके साथ इसको देने से बचना चाहिए, ठीक। अदर हाइपरटेंसिव ड्रग अगर पेशेंट का चला तो नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज कर देगा तो लो बीपी की समस्या भी हो जाएगी, हाइपोटेंशन की भी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कफ हो सकता है, हाइपर कैलेमिया भी हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, यानी ज़्यादा बीपी डिक्रीज होने पर हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका हो गया इंडिकेशन, यानी हाइपरटेंशन में दिया जा सकता है MI और CSF में। मेन काम क्या है, जो रेनिन रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट कर देना, डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट कर दो जिससे कि आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड बन ही नहीं पाएगा, और जब बनेगा नहीं तो ये आपके बीपी को इंक्रीज कहाँ से करेगा, यानी किस कंडीशन में दिया जाएगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, क्योंकि ये बीपी को डिक्रीज कर रहा है। अब ड्रग इंट्रैक्शन में क्या आता है, ठीक। तो ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब किसके ड्रग के साथ किस क्या क्या इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। तो ACE और ARB जो है लीड कर सकते हैं हाइपर कैलेमिया, साथ ही साथ ये और एक चीज़ लीड कर सकता है, हो सकता है हाइपोटेंशन की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक। हाइपर कैलेमिया भी लीड कर सकते हैं तो इसलिए नहीं जाता। एनसेड क्या होता है, सेम वही काम, रिड्यूस कर देगा इफेक्ट को, ठीक। और पोटेशियम सप्लीमेंट जो होते हैं या पोटेशियम स्पारिन डायोटिक्स ये हाइपर कैलेमिया के रिस्क को बढ़ा देते हैं, ठीक। और ACE ARB भी हाइपर कैलेमिया साथ ही साथ आपका हाइपोटेंशन भी बढ़ा देते हैं, ठीक।
तो ये हो गया आपका ड्रग इंटरेक्शन। और एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी क्या होते थे, जनरली वेल टॉलरेंट होते हैं, रेयर केस में आपका किडनी डिसफंक्शन या एलर्जिक रिएक्शन दिख सकता है, एंजियोइडमा वगैरह। और ये किस केस में होगा, ओवरडोज जब आप देंगे तो आपका लो बीपी दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखेगा सिम्टम्स में, ठीक। यानी जब ओवरडोज होगा तभी आपका एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी शो करेगा, ठीक। और वो भी क्या, लो बीपी इसका सिम्टम होगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ठीक। ये दो चीज़ें होगी और ऑर्गन डिस्फंक्शन भी हो सकता है लास्ट में, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हो गई किसमें, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, यानी एक क्लास इसमें आता है एलिस्कैरिन, ठीक। एलिस्कैरिन में आपका जो ओरली दिया जाता है, ओडी दिया जाता है 150 से 300 mg कंडीशन के अनुसार पेशेंट के, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनिबिट कर देना। किस हाइपरटेंशन में दिया जाता है, कंट्रा इंडिकेशन वही सेम टू सेम, और ड्रग इंटरेक्शन में वही है कि ACE और ARB के साथ अगर आप देंगे तो आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, एनसेड आपका इफेक्ट लो कर देगा, पोटेशियम आपको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में डाल सकता है, ठीक। 3 क्लास की ड्रग आपकी खत्म हो गई जो कि आपके रास सिस्टम पे वर्क करती हैं, ठीक। अब इसके बाद चौथा जो है और यही लास्ट है, ठीक, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये भी एक क्लास होता है मेडिसिन का, ठीक, जो कि ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन को। एक एल्डोस्टेरोन क्या होता है, हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को इन बॉडी में, ठीक। यानी अगर सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ये मैनेज कर रहा है तो सोच सकते हैं किस कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये वर्क करता है ब्लॉकिंग बाइंडिंग ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड इस रिसेप्टर इन किडनी एंड प्रिवेंटिंग, ठीक। क्या प्रिवेंट करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम, ठीक। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्लॉक करना होता है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को, ठीक। एल्डोस्टेरोन जो है जो किडनी पे वर्क करता था, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो कि एल्डोस्टेरोन जो है यहाँ पे किडनी पे वर्क करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए किडनी पे वर्क कर रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl और H2O को, ठीक। यानी आपका सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, यानी बढ़ाता है, ठीक। तो अब अगर इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होते हैं इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो एक किडनी में जो इसके रिसेप्टर है अटैच नहीं हो पाएंगे, तो इससे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सोडियम का, ठीक। रीअब्जॉर्प्शन को रोक देगा और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को भी रोक देगा, दो काम करता है, दोनों रोक देगा, ठीक। जिससे आपका सोडियम इंक्रीज होगा बॉडी में, वाटर का एक्सक्रीशन और पोटेशियम बॉडी में आ जाएगा, ठीक। यानी वाटर एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करेगा, ठीक। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन जब एल्डोस्टेरोन वर्क नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन जब वर्क नहीं करेगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो सोडियम इंक्रीज होगा बॉडी में, ठीक। और वाटर जो है उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका जो पोटेशियम है वो भी बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक। जिससे क्या होगा, आपका बीपी जो है वो डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा फ्लूइड रिटेंशन को, ठीक। यानी जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का वो नहीं हो पाएगा, यानी दोबारा ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादातर वाटर जब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आपका बीपी ऑटोमेटिक डाउन होगा, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डाउन होगा, साथ ही आपका फ्लूइड रिटेंशन भी डिक्रीज होगा, ठीक। यानी रीअब्जॉर्प्शन को ये मेनली रोकता है, ठीक। अब इसके डोज और रूट क्या हैं, तो इसका ड्रग जो है, तो ये 2 ड्रग हैं जिनको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ओरली यूज किया जाता है, ठीक। 25 से 100 mg डेली कंडीशन के हिसाब से पेशेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक। अब इसमें आता क्या है, इसका इंडिकेशन किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिया ही जाएगा, हार्ट फेलियर में दिया ही जाएगा, ठीक, क्योंकि ये फ्लूइड वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है, ठीक, जिससे कि आपका बीपी भी रिड्यूस हो रहा है, तो इन 2 कंडीशन में तो दिया जी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है तो उसके कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक, जो पेशेंट रिस्क पे है, ठीक। कंट्राइंडिकेशन यानी किस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, सीवियर किडनी डिस्फंक्शन है नहीं दिया जाएगा, हाइपरकैलेमिया है नहीं दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन है नहीं दिया जाएगा, और अगर प्लानिंग भी कर रहा है, यानी कोई महिला है जो प्लानिंग कर रही है कि हाँ उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, तो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक। एलर्जी की कंडीशन में भी नहीं दिया जाएगा, ठीक। साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक। गायनिकोमैस्टिया हो सकता है, एक नई कंडीशन है जिसमें जो आपके साइड इफेक्ट में आ सकता है गायनिकोमैस्टिया क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, लेकिन किसमें, मेल में, ठीक। मेल में कंडीशन आती है कि ब्रेस्ट उनका बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक। इसके साथ ही इंक्रीज यूरिनेशन हो सकता है, ठीक, डिजीनेस और लाइट हेडेक भी हो सकता है, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन वही है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या ARB हैं, तो ये आपका हाइपरकैलेमिया के रिस्क को बढ़ा सकते हैं,
हाइपोटेंशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। पोटेशियम स्पारिंग डायबिटीज़ है, ब्लड पोटेशियम लेवल को इंक्रीज कर सकता है। और एनसेड है, डिक्रीज कर देगा इफेक्ट को। ठीक, एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, सीवियर हाइपर कैलेमिया हो सकता है। ठीक, किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक, सीवियर हाइपर कैलेमिया यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर एडवर्स इफेक्ट सीवियर हाइपर कैलेमिया हुआ तो। ठीक, यानी जान भी जा सकती है। साथ ही साथ किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, यानी एंजियोएडेमा वगैरह हो सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे हो गए। इसमें हमने जो है नर्सर रोल एक ही में बताया, लेकिन आप नर्सर रोल अलग से सब में लिख सकते हैं, हर एक टॉपिक में लिखना है नर्सर रोल। ठीक, यानी ये हमने एक फॉर्म सिंपल सा बता दिया कि क्या क्या होता था, सब में आप लोग नर्सरी रोल इससे बना के लिख सकते हैं। ठीक, यानी पेशेंट को एजुकेट करना हुआ, मॉनिटरिंग करना हुआ, उस पर जो साइड इफेक्ट हुआ उसको देखना हुआ, पेशेंट का अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम दिख रहा तो उसको बताना हुआ, डोजिंग टाइम पे करना हुआ। ठीक, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग नर्सरी रोल में, सब लिख सकते हैं। तो 4 ड्रग्स थे आपके, एक था एसी इनिबिटर, दूसरा था ARB, तीसरा था डायट्रेनिन, ठीक, इनिबिटर, और चौथा था आपका एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। 4 ड्रग आपके थे जो कि आपके रास सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, रास सिस्टम पे वर्क करते हैं, यानी ड्रग अफेक्टिंग रास सिस्टम ये हो गया कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा डायरेटिक्स होगा। उसके 5 क्लास हैं, हो सकता है अब डायरेटिक्स में 2 वीडियो लग जाए। ठीक, उसके बाद एंटी डायरेटिक्स और कुछ 1-2 टॉपिक, यानी 5 से 6 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नोट्स आपको इसका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।